गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेक्शन सी के 4 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। आज का हमारा सेक्शन सी का लास्ट 1 क्वेश्चन ऑफ 5 और उसके बाद हम सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाएंगे। ओके, तो देखते हैं आज का हमारा लास्ट 1 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी का। तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू नो द डायरेक्शन यानी कि दिशा जिसको बोलते हैं हम। ओके, एंड कंडीशंस यानी कि परिस्थिति ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। अगर आपको इकोनॉमी के डायरेक्शन और कंडीशन जाननी हो तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन नेसेसरी है। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन यानी कि जो आंकड़े होते हैं वो, अगर आंकड़े नहीं होंगे तो आप अपनी जो इकोनॉमी है यानी कि इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थतंत्र, तो किस दिशा में जा रहा है और उसकी कंडीशन अभी क्या है वो जान नहीं पाओगे। यानी कि स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, आंकड़े ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमको एक्सप्लेन करना है। ओके, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर ले रहा हूँ। Statistical information is necessary to know the direction and condition of growth of an economy. Explain। तो देखते हैं, with the help of statistical information, अगर हमारे पास आंकड़े होंगे तो we can obtain an idea of the direction and condition of ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। तो हमारा इकोनॉमी ग्रोथ यानी कि कितना वृद्धि करता है, कितना इंक्रीमेंट करता है, उसके बारे में हम थोड़ा जान पाएंगे। लेकिन किसके बेसिस पे से, तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिकल डेटा यानी कि आंकड़े के ऊपर से। ओके, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन वी कैन ऑब्टेन यानी कि प्राप्त करना, एन आइडिया ऑफ द डायरेक्शन एंड कंडीशन, कौन सी दिशा में जा रहा है और कौन सी कंडीशन है, ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। तो हमारा जो अर्थतंत्र है उसका कितना ग्रोथ यानी कि वृद्धि जिसको बोलते हैं, बढ़ना। ओके, चले तो वो आपको पता चल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नो द ट्रेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन नेशंस। देखें तो इंडिया में रोजगारी कैसी चल रही है। ट्रेंड्स का मतलब होता है परंपरा, पहले से चलती आना। वृत्ति जिसको बोलते हैं कंटिन्यूस, कैसी है, तो इंडिया में रोजगारी कैसी है वो हम जान पाएंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। चेंज इन द रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर फर्म। देखिए तो कौन से कंपनी की, फर्म यानी कि पेढ़ी, कंपनी, तो रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, आवक, तो उसकी इनकम में क्या प्लस माइनस हुआ है, अगर वो भी जानना हो तो उसके लिए स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी एक्सेट्रा। प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट सेक्टर यानी कि 3 टाइप के सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और तीसरा है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी यानी कि सेवा क्षेत्र। अगर तीनों के बारे में भी जानना हो तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन यानी कि आंकड़े जरूरी है। अगर आंकड़े ही नहीं होंगे कि भाई कितना प्रोडक्शन हुआ है, ये सब कुछ नहीं होगा, तो कैसे आप कंपेयर कर पाओगे कि भाई इकोनॉमी में प्लस हुआ है या फिर माइनस हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, नेगेटिव। अभी आप देख सकते हो, अभी प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से आपका जो इकोनॉमी जीडीपी है, जीडीपी माइनस में चला गया है। तो टोटल प्रोडक्शन, जीडीपी का मतलब होता है टोटल आउटपुट, लेकिन ये आंकड़े के पर से हमको पता चलता है कि भाई माइनस में चला गया है। बाकी आंकड़े नहीं होंगे, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हमको एक्चुअली समझ में नहीं आएगा कि हमारा इकोनॉमी प्रॉस्पेक्ट की ओर जा रहा है या फिर रिसेशन यानी कि मंदी की ओर जा रहा है। ओके, चले तो फिर से वो सेकंड पॉइंट। For example, we can know the trends of employment in nations, change in the revenue of particular firm, production of different sectors of an economy, etc. For example, we can compare growth rate of India's national income between 1951 and 2015. तो 1951 से 2015 के बीच में इंडिया की नेशनल इनकम में कितना ग्रोथ हुआ है, बढ़ी या फिर कम हुई, अगर वो जानना हो तो दोनों ईयर के हमको नेशनल इनकम के डेटा चाहिए यानी कि स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए। वो
वो नहीं होंगे तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे भाई 1951 में इंडिया कहाँ था और अभी 2015 में कहाँ पर खड़ा है। वो अगर एक्चुअली कंपेयर करना है तो डेटा मस्ट बी, तो डेटा तो होने ही चाहिए। ओके चलिए ये भी एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल वी कैन कंपेयर ग्रोथ रेट्स ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम बिटवीन 1951 एंड 2015। वी कैन ऑल्सो कंपेयर इंडियाज पर कैपिटा इनकम। अगर इंडिया की पर कैपिटा इनकम माथादीठा की भी कंपैरिजन करनी हो, इन्फ्लेशन यानी कि तेजी जिसको बोलते हैं फुगावा, अगर उसका भी कंपैरिजन करनी हो एक्सेट्रा विथ अदर कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, चाइना एक्सेट्रा। तो चले यूएसए की कंपैरिजन में इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है, यूके की कंपैरिजन में कितना है, चाइना की कंपैरिजन में कितना है। उसी तरीके से इन्फ्लेशन इंडिया यूएसए की कंपैरिजन में इंडिया में कितना है, यूके की कंपैरिजन में इंडिया में इन्फ्लेशन कितना है, चाइना की कंपैरिजन में इंडिया में इन्फ्लेशन कितना है। ये सारी चीज़ें अगर जाननी हो तो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, आंकड़े होने ज़रूरी है। अगर आंकड़े ही नहीं होंगे तो आप किस तरीके से कंपैरिजन कर पाओगे। ओके तो ये स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन आंकड़ों का अपनी जो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में वहाँ पे उसका इम्पोर्टेंस बताया गया है कि भाई स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इज़ नेसेसरी, ज़रूरी है टू नो द डायरेक्शन एंड कंडीशन ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। तो हमारा इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो कर रहा है अगर वो जानना हो, समझना हो तो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इज़ नेसेसरी। ओके चलिए लास्ट वन पॉइंट मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी कैन कंपेयर ग्रोथ रेट्स ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम बिटवीन 1951 to 2015. We can also compare India's per capita income, inflation, etc. with other countries like USA, UK, China। आप कोई भी कंट्रीज का नाम लिख सकते हो, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एक्सेट्रा। ओके चलिए तो ये आपका सेक्शन से पूरा कंप्लीट हो गया। टू बी कंटिन्यूस मेरे साथ बने रहिए। अभी आपको मैं सेक्शन डी का एक क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं आज। ओके चलें आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। सेक्शन सी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे और सेक्शन डी में आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे। ओके तो देखते हैं यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। 100 जितनी भी डेफिनेशन मैंने आपको चलाई है कौटिल्य की, मार्शल की, लायनल रॉबिन्स की और ये अभी यहाँ पे एडम स्मिथ की। ओके तो सभी डेफिनेशन आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है, ऐसा समझ के चलना। कोई भी डेफिनेशन 2 से ज़्यादा यानी कि सभी डेफिनेशन भी आ सकती है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में लिखना है डेफिनेशनों के बारे में। चलें एक्सप्लेन द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ एंड मार्शल। तो देखिए यहाँ पे 2 डेफिनेशन का जिक्र किया गया हुआ है, एडम स्मिथ एंड मार्शल, लेकिन हम मार्शल का यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने सेक्शन सी में हम कंप्लीट कर चुके हैं कि गिव द डेफिनेशन ऑफ मार्शल्स। ओके तो वहाँ से ही आपको लिख देना है, यानी कि यहाँ पे मैंने सिर्फ एडम स्मिथ का ही डेफिनेशन आपको क्लियर किया है। ओके तो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहते हैं, उनका सुझाव क्या है, वो यहाँ पे हमने क्लियर किया है। देखते हैं इन 1776 की अगर बात की जाए तो ही स्टडीज़ इकोनॉमिक्स। उन्होंने पहले ही एडम स्मिथ पहले ऐसे इकोनॉमिक्स से जिन्होंने शुरुआत की थी स्टडी करने की। ओके ही स्टडीज़ इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र जिसको बोलेंगे अपने आप, वो किसी पर डिपेंडेंसी नहीं थी। इनका जो इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ का, उसको इंडिपेंडेंट भी बोला गया है क्योंकि उसका रीज़न यही है कि शुरुआत उन्होंने की थी। ओके एंड इन साइंटिफिक मैनर, देखिए साइंटिफिक मैनर है, इनके वैज्ञानिक तौर पे भी उन्होंने शुरुआत की थी, इसीलिए उनका जो एडम स्मिथ का जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है वो इंडिपेंडेंट है और साइंटिफिक मैनर है। और एडम स्मिथ को द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला गया है क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत की थी, तो वो हो गए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके तो इकोनॉमिक्स की शुरुआत करने की वजह से उनका नाम ही पड़ गया था। ओके चलिए पहला पॉइंट
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन 1776 ही स्टडीड इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंटली एंड इन साइंटिफिक मैनर। अकॉर्डिंग टू हिम, उनका डेफिनेशन क्या है देखिए, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ, वेल्थ के नीचे खास अंडरलाइन कर लेना, ऑफ नेशंस, यानी कि राष्ट्र की जो भी संपत्ति होती है उसका स्वरूप और उसके रीज़न कौन से हो, तो उसका स्टडी करने का काम अगर कोई करेगा तो दैट इज़ कॉल्ड एज, हम उसको इकोनॉमिक्स बोलेंगे। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर, तो नेचर यानी कि स्वरूप, वो कैसे बनता है उसका काम करता है। एंड कॉजेज यानी कि कारण, ऑफ वेल्थ, वेल्थ यानी कि संपत्ति, तो संपत्ति का कैसे बनती है और उसके कारण कौन से है, ऑफ नेशंस, राष्ट्र में, ओके, यानी कि हमारे देश में अगर वो उसका स्टडी कोई करेगा तो दैट इज़ अ इकोनॉमिक्स। फिर से डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अकॉर्डिंग टू हिम, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ही इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस, ये पहला बंदा था जिसने इकोनॉमिक्स को एज अ सोशल साइंस के तौर पे रिप्रेजेंट किया, ओके। ही इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस, ओके। एडम स्मिथ डेफिनेशन इंक्लूड, उसकी डेफिनेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, फिजिकल वेल्थ, यानी कि जो प्रॉपर्टी होती है, मनी भी वन टाइप ऑफ वेल्थ है, फिजिक जिसको आप टच कर सकते हो, ओके ओके। फिजिकल वेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट इन इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे एडम स्मिथ ने वेल्थ को इम्पोर्टेंस दिया है, जबकि मार्शल ने वेलफेयर को इम्पोर्टेंस दिया था। दोनों की डेफिनेशन का एक डिफरेंस है। फिजिकल वेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक स्टडीज प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देखिए सभी बात वेल्थ के बारे में ही की है कि भाई इकोनॉमिक्स क्या करता है, तो वेल्थ का प्रोडक्शन करता है, कंजम्पशन यानी कि वपराश भी करता है, एक्सचेंज यानी कि विनिमय करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, एक दूसरे को देने का काम भी करता है। तो इकोनॉमिक स्टडीज प्रोडक्शन उत्पादन, कंजम्पशन वपराश, एक्सचेंज विनिमय एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण ऑफ वेल्थ, ओके। तो फिर से पहले दो पॉइंट रिपीट करते हैं। Physical wealth is important in economics. Economic studies production, consumption, exchange and distribution of wealth. The concept of production and distribution of wealth in society are closely related. देखिए अगर वेल्थ का प्रोडक्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो सोसाइटी में तो किसके साथ रिलेटेड है, टू इनकम, अगर इनकम होगी तो ही प्रोडक्शन होगा, उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एम्प्लॉयमेंट यानी कि काम होगा तो ही प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन अ कंट्री, ओके। तो ये अगर ये होगा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस देश का है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। The concept of production and distributions of wealth in society are closely related to income, employment and economic progress in a country. चलिए तो क्रिटिज़म्स भी की गई है यहाँ पे, क्रिटिज़म्स यानी कि टीका है। तो दूसरे ऑथर ने बोला कि आपकी डेफिनेशन अच्छी नहीं है, तो किस तरीके से उनको क्रिटिक्राइज किया गया है। एडम्स डेफिनेशन कंसीडर वेल्थ ओनली, मैंने पहले भी आपको बताया कि एडम स्मिथ ने सिर्फ वेल्थ को ही कंसीडर किया है। एंड इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर, तो उसने यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर को इग्नोर किया है, ध्यान में ही नहीं लिया है, उसको कंसीडर नहीं किया है। जबकि मार्शल का उल्टा था, मार्शल ने ह्यूमन वेलफेयर को कंसीडर किया है, उसने वेल्थ को कंसीडर नहीं किया। दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है। बट ही टॉक अबाउट ह्यूमन वेलफेयर ओनली इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशंस, लेकिन उसने एक बुक लिखे थे वेल्थ ऑफ नेशंस जो उसका नाम था, उसमें उसने वेलफेयर की बात की थी। बाकी डेफिनेशन में उसने वेलफेयर के बारे में कुछ नहीं बोला है, उसने सिर्फ कंसीडर किया है वेल्थ को, इसीलिए उसकी डेफिनेशन को क्रिटिक्राइज किया गया है। दूसरे ऑथर ने बताया कि भाई आपकी डेफिनेशन में तो ये सारी खामियां हैं, ओके। फिर से मैं क्रिटिसिज्म्स में रिपीट करने जा रहा हूँ। एडम्स डेफिनेशन कंसिडर वेल्थ ओनली एंड इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर, बट ही टॉक अबाउट ह्यूमन वेलफेयर ओनली इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में उसने जिक्र किया है, जबकि उसने बाकी डेफिनेशन में कोई वेलफेयर का जिक्र नहीं किया है, ओके। तो स्टॉप टू हियर, मिलते इन द नेक्स्ट लेक्चर में।